नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा की। मुख्य सेविका भर्ती में उसके ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित ये टॉपिक है और ये हमारे समाज का एक बहुत ही दर्दनाक पहलू भी है कि घर में भी कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह पाता है, घर में भी वो हिंसा का शिकार हो जाता है। तो आपको इस टॉपिक को ना सिर्फ समझना है, अपने जीवन से जोड़कर भी इसको देखना है। यहाँ से सीखना है कि किस तरह से इन चीज़ों से बचा जा सकता है और किस तरह से इन चीज़ों को से दूसरों को भी बचाया जा सकता है। क्लियर है आपको? सिर्फ यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए नहीं ये टॉपिक देखना है, यहाँ से सीखना भी है काफ़ी कुछ। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। क्लियर है आपको? तो महा रिवीजन टॉपिक है आपका और इसे पूरा शुरू करेंगे। तो इससे पहले कि आज का आपका टॉपिक शुरू किया जाए, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर एक प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच चल रहा है। वैसे तो इसकी फीस 550 थी और ऑफर सिर्फ 10 दिसंबर तक था और मैं इसे समाप्त करने वाला भी था, लेकिन किसी का आज सुबह ही मैसेज आया कि प्लीज़ सर फीस मत बढ़ाइए। 370 काफ़ी फीस होती है और ज़रूरी नहीं कि सब दे पाएँ। तो काफ़ी विचार करने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि आप सभी को ये बैच 370 में ही दिया जाएगा, इससे ऊपर फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। क्लियर है आपको? तो 30 से 40 मॉक टेस्ट आपको PDF के साथ मिलेंगे, जिनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा और किसी भी टेस्ट सीरीज आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट हो या RWA के मॉक टेस्ट हो या किसी बुक के मॉक टेस्ट हो, वो सभी मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर कराए जाएंगे फुल डिटेल एनालिसिस के साथ। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा स्पेशल क्विक रिवीजन PDF नोट्स दिए जाएंगे जो आपकी तैयारी में बहुत ही अहम योगदान निभाएंगे। तो अगर आप इस बैच से जुड़ेंगे, प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से, आपके पास एक मौका होगा अपने संकल्प को पूरा करने का, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने का, अपने लक्ष्य को हासिल करने का। अगर आपका लक्ष्य है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो जुड़ सकते हैं आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपये में। क्लियर आपको? व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर आप मैसेज करिए और यहाँ पर आप जुड़ सकिए। देखिए, शहर में एक कुत्ता होता है और जंगल में एक शेर होता है। कुत्ते का काम क्या होता है? पूरे दिन वो घूमता है, इधर उधर, आधी रोटी ढूंढी, एक रोटी ढूंढी, ठीक है, एक गली में, दूसरी गली में, एक घर में, दूसरे घर में, तो पूरा दिन उसका ढूंढने में चला जाता है। और शेर जो होता है वो एक बार ढूंढने पे निकलता है और एक बड़ा शिकार करता है, फिर अगले 3 दिनों तक वो उसी से अपना काम चलाता है। तो आपको इंटरनेट पे ढूंढना है, इधर गूगल पे ढूंढना है, यूट्यूब पे ढूंढना है या फिर टेलीग्राम पे ढूंढना है। अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढते रहिए, अपना समय जाया करते रहिए। अगर आप शेर बनना चाहते हैं, एक बार में तगड़ा शिकार करना चाहते हैं, तो प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जरूर जुड़ें। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। तो शेर और कुत्ते की ये कहानी ज़रूर याद रखिएगा। शेर राजा बनता है और कुत्ता गली में ही घूमता रहता है। क्लियर आपको? तो इस बैच से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी आप इस बैच को सर्च कर सकते हैं। QRC हेल्प सर्च करके वहां पर आप प्रतिज्ञा लिखकर भेजेंगे, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर आप प्रतिज्ञा लिखकर भेजेंगे तो आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। जरूर जुड़िए। मात्र 370 रुपये में आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट मिलेंगे। बहुत से लोग जुड़ चुके हैं और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे रहे हैं। आप लोग भी जुड़िए, आपका भी फायदा होगा। तो मात्र 370 रुपये में प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं घरेलू हिंसा। एक गंभीर टॉपिक है हमारे देश के लिए, एक क्या कहते हैं इसको, किसी शर्म से सर झुकाने वाली स्थिति है हमारे समाज के लिए और हमारे समाज में जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए। एक शर्म से सर झुकाने वाली चीज है घरेलू हिंसा।
और वैसे तो आप किताब में पढ़ेंगे सिर्फ महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के बारे में, क्योंकि भारत में अभी महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा को ही घरेलू हिंसा माना जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत से केस ऐसे भी आते हैं जहां पर पुरुषों के प्रति भी घरेलू हिंसा देखने को मिलती है। क्लियर आपको? तो आपको यहां से सिर्फ कोई एक ये मानसिकता बना के नहीं जाना है कि निगेटिविटी मन में ला लो कि पुरुष ही हर हिंसा के लिए जिम्मेदार है ना। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं पुरुष हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ताकि आप जीवन को एक अच्छे नजरिए से देख सकें, है ना। सिर्फ नफरत करने से जीवन कभी आसान नहीं होता, चीजों का संयोजन बैठाना पड़ता है। क्लियर आपको? तो चीजों को काफी संयोजन बनाने के लिए इस पूरे टॉपिक को पढ़िएगा। कई बार क्या होता है, हम कुछ चीजों को पढ़ते हैं और उससे अपने मन में किसी दूसरे के प्रति एक निगेटिव सोच बना लेते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही नुकसानदायक होती है। क्लियर है आपको? टॉपिक तो आपको पढ़ने को मिलेगा ही, लेकिन जीवन में कैसे इस टॉपिक का उपयोग करना है उस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। घरेलू हिंसा बहुत ही दर्दनाक स्थिति होती है किसी भी महिला के लिए। ये बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में क्या विश्व के किसी भी कोने में घरेलू हिंसा नहीं होती हो, ठीक है। तो इस पर पूरा, जिसे इंग्लिश में डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, कई कानून बने हैं, कई नियम बने हैं, लेकिन जो घर में होता है वो बाहर किसी को नहीं पता चल सकता है। अगर वो महिला लड़ने की हिम्मत ना करे, अपनी आवाज उठाने की हिम्मत ना करे, तो किसी को भी नहीं पता चल पाता कि चार दीवारों के अंदर उसके साथ क्या क्या हो रहा है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर पूरा टॉपिक देखेंगे एक सकारात्मक सोच के साथ, और यहां से एक सल्यूशन लेकर जाएंगे। क्लियर आपको कि किस तरह से इन चीजों का अपने जीवन में प्रयोग करना है। क्लियर आपको? कोई निगेटिव बात अपने मन में मत लाइएगा, क्योंकि आपको एक अच्छा इंसान बनना है। जीवन का सबसे अच्छा तरीका है कि एक अच्छे इंसान बनिए। चीजों को समझने की कोशिश करिए कि आखिर क्यों, कहां, कैसे हो रहा है, कारण को समझने की कोशिश करिए। देखिए, परिस्थितियां बदलती हैं, चीजें अपने आप बदल जाती हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। 2010-12 तक क्या होता था, हरियाणा, राजस्थान में अगर लड़कियां, वहां के गांवों में लड़कियां जींस पहन लें तो कई बार उनके साथ हिंसा की जाती थी। कुछ को तो गोलियां मार दी गई, कुछ को जिंदा जला दिया गया। लेकिन उसी समय 2010-12 में दिल्ली, बंबई और बड़े शहरों में लड़कियां आसानी से शॉर्ट्स पहनकर भी घूमती थी और किसी को कोई परेशानी नहीं थी। तो समाज की सोच और समय डिसाइड करता है कि किसके साथ क्या अत्याचार हो रहा है, ठीक है। आज 2022 में उन्हीं गांवों में लड़कियां शॉर्ट्स पहन के भी घूम रही होंगी और किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो जब भी जहां पर हिंसा होती है, वहां की समाज की सोच को आपको समझना बहुत जरूरी है। उसके अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता है ना। तो हिंसा से बचा जा सकता है। ये चीजें समझना कि सामंजस्य बिठाना पड़ता है। कहीं पर अगर हम जंगल में गए हैं और ये सोचें कि हम बिल्कुल खुले घूमे और शेर हमको या वहां के जंगली जानवर हमको कुछ नहीं करेंगे, तो ये हमारी गलतफहमी होगी। दुनिया में हर व्यक्ति, हर जीव एक जानवर है, ये मानकर चलिए। तो जिस परिस्थिति में आप हैं उसके अनुसार आपको अपने आप को ढालना होगा, चीजों को लीड करना होगा, एक नेता बनना होगा, नेतृत्व करना होगा, तभी चीजें आपके पक्ष में आएंगी। वरना सब कुछ विपक्ष में रहेगा अगर आप हर चीज से सिर्फ लड़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर आपको? तो मैंने ये सब आपको ये भूमिका बनाई है ताकि आप इस टॉपिक को एक अच्छे से समझ सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक निगेटिव सोच बन जाती है, तो उस चीज से आपको बचना चाहिए। क्लियर है आपको? तो घरेलू हिंसा क्या होती है? घरेलू हिंसा में वह हिंसा आती है जो महिलाओं के निकट रिश्तेदारों, कौन? निकट रिश्तेदारों जैसे माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, देवर, ननद होगा, यहां पर मनद नहीं होगा, ठीक है, ननद, भाभी होगा यहां पर, या परिवार के किसी भी सदस्य तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार या उत्पीड़न जो नारी को शारीरिक, मानसिक व मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचाता है। क्लियर आपको? अगर हिंसा जरूरी नहीं कि सिर्फ शारीरिक हो, जरूरी नहीं सिर्फ मानसिक हो, दोनों तरीके की हिंसा हो सकती है। कुछ का अटैक सीधे शरीर पे होता है और कुछ का अटैक सीधे मानसिक होता है कि मन पर अटैक किया जाता है, आपको ताने मारे जाते हैं,
आपको सुनाया जाता है, तो इससे क्या होता है कि मन को पीड़ा जो होती है उसका तो कोई नापतौल ही नहीं होती, वो दिखाई नहीं पड़ती है। क्लियर आपको? तो घरेलू हिंसा में वह हिंसा आती है जो महिला के निकट रिश्तेदार हो, ठीक है, जो निकट रिश्तेदार हैं, जो घर में रहते हैं, उनके द्वारा की जाती है। क्लियर आपको? परिवार के किसी भी सदस्य तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार या उत्पीड़न, ठीक है, जो नारी को शारीरिक, मानसिक व मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचाता है, घरेलू हिंसा कहलाता है। ठीक है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत पारिवारिक क्षेत्र में महिला के साथ बलात्कार, दहेज हत्याएं, पत्नी को यातनाएं देने, भ्रूण हत्या तथा यौन उत्पीड़न आदि आते हैं। क्लियर आपको? तो ये चीजें आती हैं। घरेलू हिंसा एक जघन्य अपराध है। घरेलू हिंसा को शिकार अधिकतर विवाहित स्त्रियां होती हैं। तो घरेलू हिंसा की शिकार कौन होती हैं? अधिकतर विवाहित स्त्रियां होती हैं, क्योंकि वो नए घर में पहुंचती हैं और वहां के जो लोग होते हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और कई बार वो लोग भी वहां के नियम कायदों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो एक टकराव की स्थिति पैदा होती है। जब टकराव की स्थिति पैदा होती है तो फिर हिंसा का रूप ले लेती है। क्लियर है आपको? तो जब भी कोई समस्या हो आपके जीवन में, उसका कारण ढूंढने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कारण, सबसे पहले कारण ढूंढिए, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। यही तरीका होता है किसी भी परेशानी से बाहर निकलने का। आप वर्तमान स्थिति में हो या भविष्य में किसी भी स्थिति में हो, कारण और समाधान, ये दो चीजें होती हैं। क्लियर आपको? मैं इस टॉपिक पे इतना डीप इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हर किसी के साथ होता है ना, कि समस्याएं जीवन में आती हैं और इंसान उनको हैंडल नहीं कर पाता है। क्लियर आपको? घरेलू हिंसा के उद्देश्य क्या होते हैं, अब उनकी बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ध्यान से पढ़िएगा, यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे ही बनेंगे। घरेलू हिंसा के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, अब उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पारिवारिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रति मुख्यतः उद्देश्य के आधार पर निम्नांकित प्रकार की हिंसा हो सकती है। ठीक है, किस प्रकार की? पारिवारिक क्षेत्र में जो परिवार है पूरा, निकट रिश्तेदार जहां पर आते हैं, एक घर है, महिलाओं के प्रति मुख्यतः उसके उद्देश्य के आधार पर निम्नांकित प्रकार की हिंसा हो सकती है। पहली हिंसा होती है धन प्राप्त करना। क्या? धन प्राप्त करना, जैसे दहेज के लिए पत्नी को पीटना व यातनाएं देना। कई बार क्या देखने को मिलता है कि पति का बिजनेस कोई शुरू करना है, गाड़ी लेनी है, तो पत्नी पर दबाव बनाया जाता है, उसके लिए जाके अपने मायके से पैसे लेके आओ। तो अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उस पर अत्याचार किए जाते हैं, पीटा जाता है, ताने दिए जाते हैं कि उनकी बहू को इतना मिला, तुम कितना लेकर आई। तो ये यहाँ पर भी देखने को मिलता है। लेकिन कई मामले ऐसे हैं जहाँ पर पुरुषों के ऊपर भी ये धन प्राप्त करने की हिंसा होती है कि मायके का पूरा खर्चा उसके ऊपर लाद दिया जाता है ना। तो वो चीज़ें भी, ये बहुत निम्न मात्रा में होता है, लेकिन सबसे सर्वाधिक मात्रा में ये देखने को मिलता है दहेज के लिए पत्नी को पीटना और यातनाएं देना। क्लियर आपको? कमजोर पर सत्ता कायम करना होता है। ठीक है, क्योंकि औरतें वास्तविक रूप से माना जाए सामान्य तौर पर पुरुषों से कमजोर होती हैं, शारीरिक रूप से ताकत में कमजोर होती हैं। तो क्या किया जाता है? कमजोर पर तो अत्याचार होता ही है। दुनिया का सीधा सीधा नियम है, जो कमजोर है वो कभी ना कभी अत्याचार का भोगी बनेगा। इसलिए अपने आप को शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और वैचारिक रूप से, इन चारों रूप से स्वयं को मजबूत बनाना चाहिए। अगर आप वैचारिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, ठीक है, अगर आपने विचारों को अपने मजबूत कर लिया तो आप स्वतः ही मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। और जब आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ठीक है, और जब आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो दुनिया आपके आगे झुकेगी, चाहे आप भले ही शारीरिक रूप से कमजोर क्यों ना हो। क्लियर आपको? तो ये चीजें आप ध्यान रखिए, सारी चीजें एक दूसरे के साथ क्रम में जुड़ी हुई हैं, है ना। यौन सुख प्राप्त करना, अब इसके लिए भी हिंसा होती है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि पति ने पत्नी को सिर्फ इसलिए मार दिया, काट दिया कि उसने संबंध बनाने से मना कर दिया था रात में। तो कई तरह की स्थितियां होती, जरूरी नहीं वो तत्कालिक कारण रहा हो सकता है उसकी जो भूमिका है उस अपराध की बहुत पहले से बन रही हो, है ना, वो तत्कालिक कारण देखने को मिलता है। तो कई अपराधों की भूमिका बहुत पहले से बनती रहती है,
क्लियर है आपको? तनावपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियों का होना जो हिंसा पीड़ित महिला द्वारा प्रेरित होती हैं। क्लियर आपको? तनावपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियों का होना जो हिंसा पीड़ित महिला द्वारा प्रेरित होती हैं। ठीक है, तो जो तनावपूर्ण पारिवारिक स्थितियां हो जाती हैं और हिंसा पीड़ित महिला द्वारा प्रेरित होती हैं। क्लियर आपको? ये चीजें हैं। अब बात करेंगे घरेलू हिंसा के प्रकार के। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और अभी तक मैंने आपसे वीडियो लाइक करने को नहीं कहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है आपको? बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक चीज स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि इस चैप्टर को ना सिर्फ आप अपनी परीक्षा में उपयोग में ला सके, बल्कि अपने जीवन में भी उपयोग में ला सके। क्लियर आपको? मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको नौकरी दिलाना नहीं, एक अच्छा इंसान बनाना भी है ना? तो स्वयं के साथ जितना आप जुड़ेंगे, जितना स्वयं को समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही जीवन आपका आसान होता जाएगा। क्लियर आपको? महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा को निम्न रूपों में विभाजित किया गया है। क्लियर आपको? कौन कौन से? एक होता है शारीरिक हिंसा। अब ये कैसे होती है? इसमें क्या होता है, कोई ऐसा कार्य या आचरण जो महिला को शारीरिक पीड़ा, स्वास्थ्य या शरीर को खतरा या महिला के स्वास्थ्य या शारीरिक विकास को हानि पहुंचाता है, उसे शारीरिक हिंसा माना जाता है। क्लियर आपको? ये ज्यादातर महिलाओं के साथ ही सिर्फ होता है घरेलू हिंसा में, शारीरिक हिंसा, कि कोई ऐसा कार्य या आचरण जो महिला को शारीरिक पीड़ा, स्वास्थ्य या शरीर को खतरा या महिला के स्वास्थ्य या शारीरिक विकास को हानि पहुंचाता है, उसे शारीरिक हिंसा माना जाता है। इसके अतिरिक्त महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग भी शारीरिक हिंसा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर आपको? जो आप आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं किसी महिला पर, कोई पुरुष करता है, तो वो भी शारीरिक हिंसा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे महिला के साथ मारपीट करना, बीमार महिला का इलाज न करवाना। ठीक है, बीमार महिला का अगर आप इलाज नहीं करवाते हैं तो वो भी शारीरिक हिंसा में शामिल किया जाएगा। क्लियर आपको? अब बात करेंगे लैंगिक हिंसा की। ये किस तरह से होती है, क्या परिभाषा है, इसको हम समझेंगे। कि कोई ऐसा कार्य या आवरण जो लैंगिकता के आधार पर महिला, यहां आचरण होगा, आवरण नहीं होगा, ठीक है, आचरण जो लैंगिकता के आधार पर महिला का अपमान या तिरस्कार करता हो अथवा महिला की गरिमा को हानि पहुंचाना हो, तो उसे लैंगिक हिंसा माना जाएगा। क्लियर आपको? क्या माना जाएगा? लैंगिक हिंसा माना जाएगा। अगर महिला का अपमान करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं सिर्फ इस आधार पर कि वो महिला है, क्लियर आपको, तो ये क्या माना जाएगा? लैंगिक हिंसा माना जाएगा। जबरन यौन संबंध बनाना तथा विवाहित बलात्कार आदि ये भी यौन हिंसा में आते हैं। मौखिक और भावनात्मक हिंसा, ये क्या होती है? महिला का अपमान या उपहास या तिरस्कार करना। ठीक है, ये लड़का या संतान न होने पर अपमान या उपहास करना आदि को मौखिक और भावनात्मक हिंसा माना जाएगा। कि बात बात पर ताने मारना, ठीक है, ये सब किस में आता है? ये उपहास में आता है, ये अपमान में आता है, और इसको क्या माना जाता है कि मौखिक और भावनात्मक हिंसा माना जाता है। मौखिक रूप से आप हिंसा कर रहे हैं और भावनात्मक रूप से जो पीड़ित है वो प्रभावित हो रहा है, तो इसको मौखिक और भावनात्मक हिंसा के तहत रखा जाता है। क्लियर है आपको? आर्थिक दुरुपयोग, क्या? आर्थिक दुरुपयोग। और ये देखिए मौखिक और भावनात्मक हिंसा कैसे बढ़ती है। जब क्या होता है कि जब सामने वाले को पता चल जाता है ना कि आप उसके तानों से परेशान हो रहे हैं, फिर उसको मजा आने लगता है। तो कभी भी किसी की बातों से परेशान मत होइए, है ना। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए और अपने में मस्त रहिए। जब आप ये अभ्यस्त हो जाएंगे इस आदत के, सामने वाला कब तक दीवार पे पत्थर मारेगा, कभी तो थक कर बैठ ही जाएगा, है ना। तो ये चीजें होती हैं खुद को लीड करने का। परिवार में अगर आप लीडर बनेंगे तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। अगर आप परिवार में कमजोर बनेंगे, खुद को बेचारा समझेंगे, तो जीवन पर्यंत आपका समस्या पीछा नहीं छोड़ेंगी। खुद पर बेचारापन मत रखिए, खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। क्लियर आपको? आर्थिक दुरुपयोग हिंसा क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। किसी भी वित्तीय या आर्थिक संसाधन जिसको महिला कानूनी रूप से हकदार या स्त्री धन या संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति इत्यादि से महिला को वंचित करना आर्थिक हिंसा माना जाएगा, ठीक है।
वित्तीय या आर्थिक संसाधन जिसका महिला कानूनी रूप से अधिकार है, या स्त्री धन जो उसने अपना बचा के रखा है, या संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति इत्यादि से महिला को वंचित करना क्या कहलाएगा? आर्थिक हिंसा माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, ऐसे किसी संसाधन व सुविधा से महिला को वंचित करना या प्रयोग में बाधा उत्पन्न करना जिसका उपयोग करने की महिला हकदार है, ऐसे कार्य का आचरण आर्थिक हिंसा के अंतर्गत शामिल होंगे। क्लियर आपको? जैसे बच्चे तथा अपनी देखभाल के लिए स्त्री को धन या संसाधन ना देना, अपना रोजगार ना करने देना या उसमें रुकावटें डालना। तो कई पुरुष क्या करते हैं, महिलाओं को कार्य करने में अपना अपमान सोचते हैं कि घर की महिला कुछ कार्य करेगी तो ये उनके पौरुष को खिलाफ है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं, वो उन्हें रोकते हैं या बाधा डालते हैं, रुकावट डालते हैं। कई बार तो वो अपनी पत्नियों की हत्या भी सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि उसने काम करना शुरू कर दिया था या उनसे ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया था। तो आप जिसके साथ रह रहे हैं घर में, उसके विचार कैसे हैं, इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप सामने वाले के विचारों को नहीं पढ़ना सीख पाएंगे, चीजों को सुलझाना नहीं सीख पाएंगे। सामने वाला किस तरह से सोच रहा है, उसकी मना स्थिति क्या है, इस बारीकी को आप जब पढ़ने लगेंगे, जीवन बहुत आसान होता चला जाएगा। क्लियर है आपको? तो ये सारी चीजें आती हैं किसमें? आर्थिक दुरुपयोग हिंसा में। अब बात करेंगे घरेलू हिंसा के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध अपराध होने के प्रमुख कारण क्या है। क्लियर आपको? तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध अपराध होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। क्या है? पहला है पुरुष प्रधानता। तो भारत एक पुरुष प्रधान देश है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। ठीक है, इसके कुछ फायदे भी हैं कि महिलाओं पर उतनी जिम्मेदारी नहीं आती है। ठीक है, परिवार चलाने की जिम्मेदारी पुरुष ले लेते हैं, तो वो अपने थोड़ा कम में भी काम चल जाता है उनका। ये फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। देखिए, हर चीज में फायदे और नुकसान होते हैं। कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा फायदे देखने को मिलेंगे और कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेंगे। ठीक है, पुरुष समझदार है, पुरुष सक्सेसफुल है, तो पुरुष प्रधानता के बहुत फायदे हैं। और पुरुष समझदार नहीं है, गुस्सैल है, झगड़ा करने वाला है, नशेड़ी है, तो वहाँ पर आपको पुरुष प्रधानता के बहुत नुकसान देखने को मिलेंगे। दोनों पहलू हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम नकारात्मक पहलू की बात करेंगे क्योंकि हिंसा की बात कर रहे हैं। क्लियर आपको? तो वो चीज़ आप समझिएगा। भारत में ही नहीं वरन लगभग विश्व के सभी समाजों में पुरुषों की प्रधानता पाई जाती है। वह शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पुरुष अपनी श्रेष्ठता, शक्ति व पुरुषत्व को स्थापित एवं सिद्ध करने के लिए नारी पर अत्याचार करता है। कहीं कहीं पर परिवारों में ये मनस्थिति होती है कि औरतों को नीचे दबा के रखो, है ना। कहीं कहीं पर तो ये लाइन मारी जाती है कि जूती के नीचे नोक पे रखो, पर ये बहुत ही बेहुदा लाइन है ना। एक क्या कहते हैं, एक मन स्थिति जो होती है ना, उसका न्यूनतम बिंदु है। जमीन के नीचे 10 फीट गड्ढा खोदो ना, तो वहां पे खड़ा कर दो व्यक्ति को, और एक ऊपर व्यक्ति को जो कीड़ा रेंग रहा हो उसकी बुद्धि तेज मानी जाएगी और उस व्यक्ति की बुद्धि उस नीचे मानी जाएगी। क्योंकि देखिए, जीवन को समझना चाहिए। किसी को नीचे या ऊपर करने से व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता है। जो समान चले और उसमें श्रेष्ठता साबित करो तो श्रेष्ठता है। क्लियर आपको? अपने सक्सेस से किसी को नीचा करो, अपनी ताकत से किसी को नीचे नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसी को जूते के नीचे रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, खुद को ऊंचा करने की कोशिश करनी चाहिए। क्लियर आपको? तो ये सारी चीजें हैं। भारत में पुरुष प्रधानता है या दुनिया के हर कोने में है। मैंने पॉजिटिव क्या इसके एस्पेक्ट हैं और निगेटिव क्या है, मैंने वो दोनों बता दिए हैं। लेकिन आपको जो किताब में पढ़ना है वो ये बता दिया है। ठीक है, कारण क्या है? एक पुरुष प्रधानता है। स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। तो भारत में स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता पाई जाती है। पति ही पत्नी का भरण पोषण करता है। ऐसी स्थिति में पत्नी को पति के अत्याचार सहन करने पड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज के समय में महिलाएं बहुत ही एक्टिव हो गई हैं, अपनी आमदनी खुद कर लेती हैं और ज़्यादातर घरों में देखने को मिलता है कि वो कुछ ना कुछ कर रही होती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? बहुत फायदा मिलता है। आत्मनिर्भरता व्यक्ति को ना सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि समाज में, परिवार में एक सम्मान भी दिलाती है। ठीक है,
स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता घरेलू हिंसा का एक कारण होती है। यदि उसे पति अपने घर से निकाल देता है तो वह बेसहारा हो जाती है और जीवन यापन की कठिनाई का सामना करने को पड़ता है। ठीक है, आज के समय में तो लोग शादी करने को नहीं तैयार हो रहे हैं। अशिक्षा भी एक अहम रोल अदा करती है, क्योंकि ज्ञान की कमी है। कभी खुद में झांकने की शिक्षा से क्या होता है, व्यक्ति खुद में झांकना शुरू कर देता है अगर उसने सही से शिक्षा ली है। ठीक है, तो भारत में स्त्रियों की साक्षरता वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 65.46% थी तथा पुरुषों में 82.14% थी। ये अब 90 के आसपास पहुंच जाएगी जब अगली जनगणना के आंकड़े आएंगे। अब इसमें बदलाव आया है, लेकिन ये पुरानी जनगणना के आधार पर तैयार किया गया डाटा है, इसलिए आप इसको ऐसे पढ़ रहे हैं। क्लियर आपको? शिक्षा के अभाव के कारण महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होती हैं तथा वे यह भी नहीं जानती हैं कि उनके हितों की रक्षा के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। ठीक है, तो चीजें बदलाव आ रहा है। ऐसा नहीं कि आज के समय में कोई जानता नहीं है, सब कोई जान रहा है। लेकिन ये जो डाटा है आपका, ये जो किताबें लिखी गई हैं, ये 15-20 साल पहले लिखी गई हैं, तो उनके आधार पर आपको ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, चीजें बदल चुकी हैं। महिलाओं के प्रति विद्वेष, ये सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण, एक दर्दनाक कारण है। क्या होता है इसमें, कई पुरुषों में महिलाओं के प्रति विद्वेष की भावना भरी होती है। ठीक है, जिसे वह उनके प्रति अत्याचार करके शांत करते हैं। अब क्या होता है, कई सीरियल किलर होते हैं ऐसे कि महिलाओं से इतनी नफरत करने लगते हैं कि उनकी हत्याएं करने लगते हैं। ये किस तरह के होते हैं, जिन लोगों को उनके भूतकाल में किसी स्त्री ने तंग किया हो। क्या? जिन लोगों को उनके भूतकाल में, यानी कि अतीत में, यानी कि जीवन के बीते हुए समय में किसी स्त्री ने तंग किया हो तथा जिसका प्रेम असफल हो गया हो, वह संपूर्ण नारी जगत के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर सभी लोग करें ऐसा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं सभी लोग करें। यहां पर हर पुरुष के प्रति लिखा गया है, जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, रखता है। उसके मन में स्त्रियों के प्रति घृणा व ईर्ष्या इतनी गहराई से बैठ जाती है कि उसके जीवन का उद्देश्य ही नारी उत्पीड़न हो जाता है। क्लियर आपको? तो ये चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं पारिवारिक तनाव की। ये कैसे होता है? पारिवारिक तनाव भी महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों का प्रमुख कारण है। क्या है? पारिवारिक तनाव भी महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों का प्रमुख कारण है। जब पति पत्नी के स्वभाव में सामंजस्य नहीं होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे की बातों को नहीं समझते, दोनों एक दूसरे की जरूरतों को नहीं समझते, दोनों एक दूसरे की आदतों को नहीं समझते, तो वो सामंजस्य ना होने की स्थिति होती है तथा विचारों में अंतर होता है, तब पुरुष अपने विचारों को पत्नी पर थोपने का प्रयत्न करता है। ठीक है, अपने विचारों को थोपने की कोशिश करता है और पत्नी के विरोध करने पर उस पर अत्याचार करता है। क्लियर आपको? नशा भारत में एक प्रमुख कारण यह भी है। भारत में क्या, पूरी दुनिया में जो पुरुष नशा करते हैं वो अत्याचार करने की भरपूर कोशिश करते हैं। ये किसी से नहीं छुपा सकते हैं, ना छुप सकता है। पुरुष जो शराब पीते हैं या अन्य प्रकार का नशा करते हैं, वे नशे के दौरान अत्याचार करते हैं। बलात्कार के कई मामलों में पाया गया है कि बलात्कारी नशे में थे। क्लियर आपको? उन्हें पता ही नहीं था कि क्या कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत। पति शराब पीकर जब घर आता है और पत्नी से कहा सुनी हो जाती है तो वह पत्नी पर अत्याचार करने लगता है, और कई मामलों में तो देखने को मिलता है कि वो मर्डर ही कर देता है पत्नी का, है ना। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है कि हम जिस परिवार में रह रहे हैं वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ पे जो हमारा साथी है, जीवन साथी है, उसकी मना स्थिति क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तभी हम इन चीज़ों से बच पाएंगे। ठीक है, तो आपका उद्देश्य इन चीज़ों से बचने का भी होना चाहिए, सिर्फ इन चीज़ों से लड़ने का नहीं। ठीक है, हर चीज़, जहाँ पे लड़ाई जरूरी है वहाँ पे लड़ाई की जाती है, और जहाँ पे बचना जरूरी है वहाँ पर बचना आ जाता है। ठीक है, बचा जाता है। अपराधी के प्रति निष्क्रियता एक अन्य कारण यह भी है। कई बार अपराध की शिकार महिलाएं अपने प्रति किए गए अपराध को बर्दाश्त करती रहती हैं और वे पुलिस व न्यायालय की शरण में भी नहीं जाती हैं। ऐसी स्थिति में अपराधी को निरंतर अपराध करने की प्रेरणा मिलती है। क्लियर आपको? अब बात करते हैं घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनी प्रावधानों और घरेलू हिंसा के। ठीक है, तो कानूनी प्रावधान निम्नलिखित है, उनको हम समझ लेंगे। अलग से कानून का एक वीडियो मैंने आपको पढ़ा दिया है, जितने भी उसमें संविधान के अनुच्छेद थे, कानून थे, वो सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। आज मैं संक्षिप्त में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में, बाकी आप उस वीडियो से पूरी जानकारी ले लीजिएगा। क्लियर आपको? आवासन या निवास आदेश। महिला साझी गृहस्थी में ना रहना चाहे
तो आरोपी को व्यवस्था करने का आदेश दिया जा सकता है। क्या? महिला अगर साझी गृहस्थी में न रहना चाहती हो तो आरोपी को व्यवस्था करने का आदेश दिया जा सकता है, जिसका सारा खर्च आरोपी द्वारा वहन किया जाएगा। क्लियर आपको? ये कोर्ट आदेश देता है। हिरासत आदेश, आरोपी अदालत द्वारा किए गए सुरक्षा का पालन नहीं करता है और पीड़ित महिला के साथ फिर से हिंसा करता है तो आरोपी को साल का कारावास या फिर 20,000 जुर्माना या फिर दोनों सजा मिल सकती हैं। क्लियर आपको? तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। क्लियर आपको? 1 साल का है, ठीक है, साल भर का कारावास या फिर 20,000 जुर्माना अगर दोबारा हिंसा करता है। मुआवजा आदेश, शारीरिक मानसिक हिंसा की वजह से पति को काफी मुसीबतों एवं आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। पत्नी होगा यहां पर, ठीक है, पति नहीं होगा। ठीक है, पीड़ित लिख दो यहां पर, पीड़ित, पति नहीं होगा यहां पर, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। पीड़ित को काफी मुसीबतों एवं आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मजिस्ट्रेट आरोपी को मुआवजा देने का आदेश दे सकता है। क्लियर आपको? तो जो मजिस्ट्रेट होता है, जो जस्टिस होता है, वो मुआवजा देने का आदेश भी दे सकता है। संरक्षण आदेश, अब इसमें क्या होता है, मजिस्ट्रेट व्यक्ति के हित में संरक्षण आदेश पारित कर आरोपी को घरेलू हिंसा का कोई कृत्य करने में, घरेलू हिंसा के कृत्य में सहायता करने, व्यथित व्यक्ति जहां निवास करता हो या आता जाता हो उस स्थान में प्रवेश करने से व्यथित व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत, मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या दूरभाष से संपर्क को रोक सकते हैं। ठीक है। अंतरिम या एक पक्षीय आदेश, इसमें क्या होता है, मजिस्ट्रेट जैसा उचित या न्याय संगत समझे अंतरिम तथा एक पक्षीय आदेश भी पारित कर सकता है। ठीक है। यदि किसी पक्ष को अदालत का फैसला मंजूर ना हो तो वह पक्ष अदालत द्वारा दिए गए आदेश के 30 दिन के भीतर सेशन कोर्ट में अपील कर सकता है। क्लियर है आपको? मौद्रिक या आर्थिक अनुतोष, अब ये क्या होता है, काम पर जाने की वजह से पीड़िता को जो आर्थिक ना जाने की वजह से पीड़िता को जो आर्थिक क्षति हुई है उसकी आपूर्ति के लिए आर्थिक राहत एक मुश्त या हर माह देने का आदेश भी दिया जा सकता है। क्लियर है आपको? तो ये पूरी जानकारी रही आपको। और आपको ये, अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 370 रुपये में आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट सोल्यूशन मिलेंगे और उनका PDF दी जाएगा। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, स्पेशल क्विक रिवीजन PDF नोट्स दिए जाएंगे और भी बहुत कुछ आपको दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर करके मैसेज कर सके भी आप जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया है और पूरी जानकारी आपको वीडियो की शुरुआत में दी जा चुकी है। क्लियर आपको? तो जरूर जुड़िए अगर आपका सपना है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, एक अच्छी तैयारी करने का और अपने लिए एक अच्छा भविष्य बनाने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपये में। क्लियर आपको? तो ये रहा आपका पूरा टॉपिक जिसमें आपने घरेलू हिंसा से जुड़े हर एक पहलू को बारीकी से समझा। उम्मीद करता हूं मैं आपको पूरा टॉपिक समझा पाया हूं और एक एक चीज आपको बता पाया हूं कि किस तरह से घरेलू हिंसा से बचा जा सकता है, किस तरह से चीज़ों को समझा जा सकता है, किस तरह से हर चीज़ को, हर सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। मैंने एक एक चीज़ आपको बारीकी से बताने की कोशिश की है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मेरी आज की ये मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लियर आपको? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।